नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं पूर्व जो एग्ज़ाम हुए थे इनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस कारण से महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे जा किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम जो है इसका दोबारा से जो होगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क वाक्यों में दो इस तरह से संबंधित हैं कि ये दोनों सही हो सकते हैं यद्यपि ये दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, तो ये तर्क वाक्य कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिए। कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक से अधिक आंसर होते हैं जो आपने देने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर तर्क वाक्य है, कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कोई पुजारी धूर्त नहीं होता। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ पुजारी धूर्त होते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पुजारी धूर्त नहीं होता। नंबर 3 पे कहा गया कि सभी पुजारी धूर्त होते हैं और यहाँ पर था कि कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, इसका मतलब कुछ हो सकता है कुछ नहीं। और यहाँ पर है कि सभी पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते हैं। तो अब इस आधार पर हम देखें तो कौन से वाला यहाँ पर सी आंसर इसका माना गया है। और यहाँ पर आंसर की बात करें, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है, जिसमें पहला आ जाएगा कि कुछ पुजारी धूर्त होते हैं और तीसरा माना गया है कि सभी पुजारी धूर्त होते हैं। तो इसी को यहाँ पर माना गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की कमजोरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, या शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्र की पहचान करना। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य कौन सा है? कोट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कोट वाले ही देखने को मिलते हैं, जिसमें आपने एक से ज़्यादा आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सी आंसर को देखें तो ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया था। तो 2, 3 और 4 जो है यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं कौन कौन से, जिसमें शिक्षक को शिक्षण गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण की नवीन विधियाँ अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना और शिक्षण के गुणों में और अधिक सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। तो यहाँ आ जाते हैं इसमें विद्यार्थियों को शिक्षकों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है और यह शिक्षकों को उनके क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के साथ ही शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध को भी सहज बनाता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर इन तीनों को माना गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू को जाना जाता है। वाणी की बजाय आवाज़ के पहलू को वेतन भाषा के रूप में, शारीरिक भाषा, व्यक्तिक या पराभाषा के रूप में। तो वाणी की बजाय आवाज़ के पहलू को जाना जाता है और जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, तो कौन सा है? पराभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार संप्रेषण प्रभावित होता है। प्रत्येक प्रकार संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से, अभिग्रहण से, संचरण से या गैर विनियमन से। तो संप्रेषण प्रभावित होता है और जो ऑप्शन ए में है, अर्थात जो संदर्भ है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थी। तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है? अब महिलाएं पूछ ली गई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या इसमें दादी, माता, 4 पुत्र थे, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां। अब टोटल कितनी है यहाँ पर? तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो यही हो गए, तो जैसे पुत्र है 4 तो यही है,
तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? दादी, माता। और इसके अलावा जो 4 पुत्र हैं, मतलब इनकी 4 जब पुत्र हैं तो इनकी पत्नियां भी होंगी, और उनकी 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र, प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित है। तो मतलब तो 1 1 प्लस में 4 और प्लस में 4 गुणा में 2, तो 1 2 और 4 4 8 तो 10। तो दादी, माता, 4 पुत्र हैं और इनकी 4 पत्नियां हो जाएंगी। और जो 4 पुत्र हैं इनकी क्या है, 2 2 लड़कियां भी हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर ये 4 5 6 और 4 दूनी 8, तो 14 जो है हो जाएंगी। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगी। इसके बाद है निम्न दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है, क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों एवं अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना, यह किस प्रकार का तर्क है? जैविक, निगमनात्मक, सादृश्यमूलक या फिर मनोवैज्ञानिक? और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन सा है? सादृश्यमूलक है। तो शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण सादृश्यमूलक तर्क का परिचायक है, और यह स्वाभाविक है कि अगर चिकित्सक, वास्तुकार तथा अभियंता को नियुक्ति पूर्व योग्यता परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो शिक्षकों को भी रोजगार पूर्व योग्यता परीक्षण से गुजरना चाहिए। तो यह माना गया है सादृश्यमूलक में। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अगली संख्या बतानी है। B2E D5H, ये कौन सा कोड यहाँ पर चलाया गया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BD BCD, ऐसे ही DEF, FGH, HIJ, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? J। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, इसमें क्या है, इसका गुणा किया गया, साथ में जो एक जोड़ा गया है। 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27, मतलब 1 2 3। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हो गया, तो फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? तो इसमें 4 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 58। और EFGH IJK LMN OPQ, तो ये वाला कोड यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है P और Q भाई है, R और S बहन है, P का पुत्र S का भाई है, Q का R से क्या संबंध है? तो इसमें क्या है, P और Q, P और Q ये दोनों क्या है? भाई हैं, भाई। R और S ये बहनें हैं, R और S ये क्या है? बहन है। P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र, P जो है इसका पुत्र S का क्या है? भाई है, भाई। Q का R से क्या संबंध है? Q का R से क्या संबंध है? तो ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल सा यहाँ पर बात है, क्योंकि दोनों भाई हैं और ये तीनों क्या है, आपस में बहन भाई हैं। अब पिता का जो है भाई क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया उसने गलत दिशा में दूरी तय की। वापस घूमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय की। दाएं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके कार्यालय से घर की जो दूरी है ये कितनी है। तो इसके लिए आपको वैसे ही जो दिशाएं जहाँ उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अनिल अपने घर से पूर्व की साइड में, मतलब जैसे यहाँ पर था अनिल, तो यहाँ से चला पूर्व की साइड में। कितना चला, 6 किलोमीटर चला। यहाँ से 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला और फिर उसने महसूस किया कि गलत दिशा में आ गए हैं। वापिस घूमा, जैसे यहाँ पर था ये वापिस घूमा और पश्चिम की साइड में फिर वो 12 किलोमीटर चला। कितना चला, 12 किलोमीटर, 12। दाईं ओर घूमकर, अब जब यहाँ पर आ गया तो इसका दायां कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, राइट हैंड। दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ पर चला 8 किलोमीटर। तो उसके कार्यालय से घर की दूरी कितनी है। अब उसके कार्यालय से जो घर की दूरी कितनी है, तो यहाँ से तो चलना शुरू किया था, अब ये कितनी है। तो यहाँ पर जाइए 6, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर जब यहाँ से चलना शुरू किया था तो 6 किलोमीटर तक यहाँ तक आ गया था। फिर याद आया कि मैं तो गलत आ गया। फिर वो 12 किलोमीटर चला, मतलब 6 तो ये और 6 ही, तो ये टोटल हो जाते हैं 12। तो ये त्रिभुज बन गई है, 8 किलोमीटर ये 6 ही, तो ये निकालना आपने। तो ये क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, वर्गमूल। तो 64 और प्लस में 36, इनका स्क्वायर हो जाएगा 8 का, ये 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 64 और 36 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे वर्गमूल, तो जो 10 आएगा। तो इस प्रकार से निकलेगा ये, और ऑप्शन जो ए में दिया गया है। इसके बाद है यदि तर्क वाक्य है, कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है। कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है। तो निम्नलिखित तर्क वाक्य या तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। तो तर्क वाक्य कौन सा सही होगा यहाँ पर, कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है, सभी आदमी ईमानदार हैं। कुछ आदमी ईमानदार है, कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। अगर यह देखा जाए कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है। और जो ऑप्शन सी में दे रहे हैं कि कुछ आदमी ईमानदार हैं। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखें कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है, तो इससे तो हमें यही पता लगता है कि कम से कम कुछ आदमी तो ईमानदार हैं। इसके बाद आ जाता है कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से, अतिशयोक्ति के प्रयोग से, आवाज़ के स्तर के परिवर्तन से या मूल धारणाओं के प्रयोग से। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है और यह होता है नज़र मिलाने से, क्योंकि इससे दोनों के मध्य में संतुलन और जो सामंजस्य है ये स्थापित होता है। इसके बाद है संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। एक वैध तर्क, निष्कर्ष तर्क या स्पष्टीकरण। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाएगा।
और ये कहलाएगा एक वैध तर्क, जिनकी सहायता से निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है, तो एक वैध तर्क कहलाते हैं। इसके बाद है अर्थपूर्ण परिभाषा, जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, कहलाती है। प्रत्ययकारी, परिशुद्धता, कोशविशक या स्वनिर्मित परिभाषा। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो यह कहलाएगी स्वनिर्मित परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है ए कोई आदमी पूर्ण नहीं है, तर्क है कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। अभिकथन कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है, और इसमें तर्क दिया गया है कि कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, तो इस आधार पर कौन सा सत्य है? और इसमें जो सही है ऑप्शन बी वाला, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए के बारे के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। दोनों सही है, लेकिन ये इसके बारे में सही नहीं बताता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। और यहाँ पर दिया गया तर्क कुछ आदमी पूर्ण नहीं है भी सही है, क्योंकि किसी न किसी कमी के रहते मनुष्य अपूर्ण ही रहता है, तो इसे कारण दोनों सही है। आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका बी या नहीं, इसका सी जो सही होगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति में कमी जरूर होती है। तो इसी कारण से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो इसका फिर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है प्रतिशोधात्मक, अप्रमाणिक, विवेचनात्मक या उपयोगितावादी। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है, और ये माना गया है उपयोगितावादी। इसके माध्यम से हमेशा किसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? असंगत, शाब्दिक, अशाब्दिक या अव्यक्तिक में। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? और जो ऑप्शन सी में है, अर्थात अशाब्दिक रूप में। अशाब्दिक संचार का जो मतलब है निशब्द संचार, जिसमें भाषा की बोली, छूना, चेहरे के हाव भाव, आंख से इशारे, पहनाव, ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ। 1/3 छात्रों का मध्य 60 पाया गया, शेष छात्रों का 78 पाया गया। तब संपूर्ण समूह का मध्य क्या होगा? तो कितना होगा ये? तो टोटल होगा 72। इसमें क्या है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 210, और 1/3 छात्रों की संख्या, तो फिर इसमें से निकाल लेंगे हम 1/3 गुणा में 210, तो कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। फिर 70 छात्रों का कुल योग होगा, तो कुल योग कितना होगा? 70 गुणा में 60, 7 6 42, तो 42 हो जाएगा। फिर शेष छात्र कितने हैं? जो 210 में से क्या हम यहाँ पर 70 कम कर लेंगे, तो कितने आ जाएगा यहाँ पर? 140, और फिर 140 जो छात्र हैं का कुल योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 140 में और जो 78 है, 78, तो हो जाएगा 10 920। फिर संपूर्ण समूह का माध्य कितना होगा? संपूर्ण समूह का, तो ये वाला हो जाएगा, तो कितना होगा? 4200, साथ में 10 920, और बटे में टोटल कितने थे? 210। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 15 120 बटे में 210, और जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 72, तो ऑप्शन ए वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जो अगली संख्या जो अब बतानी है, क्या क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो
तो जैसे 2 है, इस 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। फिर इसमें 5 में हम 5 और जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे। फिर इस 10 में हम 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे। तो 3 5 7 फिर 9। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो 17 बना, अब इस 17 में जब हम यहाँ पर 9 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। और फिर 26 जो है, इसमें जब हम यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 में इसी प्रकार से 3 5 7 9 11 और फिर आ जाती है यहाँ पर 13 की बारी। तो 13 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 3 10 3 4 1 5, तो 50 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर चलाया हुआ 3 5 7 9 11 13 वाला। इसके बाद है विचारों के गतिशील पर्यटन की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है मस्तिष्क चित्रण, व्यवस्थापन, समस्या उन्मुखी का विचार प्रोटोकॉल। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है क्या कहलाएगा, व्यवस्थापन। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 20 से 24 तक के हैं, इनके आंसर आपने देने हैं। अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़िए और दिए गए क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, एक बार में ही आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आपने फिल करने आएंगे। एक बार हम जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि लेखक की मुख्य चिंता इसमें क्या दी गई है। लेखक की संपूर्ण सत्ता के इर्द गिर्द क्या घूमती है। बिक के सर्वेक्षण के अनुसार कितने किशोर के पास कोई कॉलम नहीं है। या एक बर्थडे कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अगरदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ, इस पद का क्या अर्थ है। और लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक व्यक्ति नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं। अपना जो गद्यांश है उसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है इसमें कि हाल ही में मैंने वही काम किया जहाँ आपको एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं और यह काम अपने आप में एक समत्रास है, विशेषकर जबकि इस बड़े कार्ड का धारक मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं अचानक ऐसी स्थिति में था जैसे अगरदीप में खरगोश या विरोधपूर्ण संवाद भेजने अथवा इन जोक अथवा आरेखन के बीच उधेड़ गुण की स्थिति। इसकी बजाय उपलब्ध अनेक विकल्पों से अभिभूत होकर मैंने यही लिखने का निर्णय लिया, गुड लक, ठीक है जोए। भयभीत होकर अभी मैंने महसूस किया कि मैं तो लिखना ही भूल गया हूँ। मेरा तो इतना सा वजूद है कंप्यूटर पर अक्षरों को दबाना। खरीदारी है तो मेरी सूची तो मेरे फ़ोन के नोट प्रकार्य में छिपी है। यदि मुझे याद करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने आप को ईमेल भेज देता हूँ। और जब मैं कुछ सोच विचार में संघर्ष कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी कलम चबाने लगता हूँ। कागज़ कुछ इस तरह से है जिसे मैं लैपटॉप के नीचे एकत्रित करता हूँ ताकि टंकन हेतु उसकी ऊंचाई मेरे लिए अधिक सुविधाजनक हो जाए। लेखन सामग्री विक्रेताओं के द्वारा 1000 किशोर बालकों के सर्वेक्षण में बिक ने पाया कि उनके 10 में से एक किशोर के पास अपनी कलम नहीं है। 10 में से एक किशोर के पास अपनी कलम नहीं है। उनमें से हर तीसरे ने तो कभी पत्र नहीं लिखा। 13 से 19 वर्ष की आयु के आधे किशोरों को कभी भी बाध्य नहीं किया गया कि वे बैठे और धन्यवाद का पत्र लिखें। 80% से अधिक किशोरों ने तो कभी भी कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। 56% के घर पर पत्र का कागज नहीं है। साथ ही 127 को तो जन्मदिन के कार्ड लिखने की अनोखी जहमत की कोई जानकारी ही नहीं हुई है। एक अधिक से अधिक यदि किसी किशोर को कलम के उपयोग की आवश्यकता हुई तो वह सिर्फ प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने में। बिक, क्या तुमने कभी मोबाइल फ़ोन के बारे में सुना है? क्या तुमने ईमेल, फेसबुक और स्नैपचैटिंग के बारे में सुना है? यही भविष्य है। कलम का ज़माना गया, कागज़ का ज़माना गया, हस्तलेखन अब स्मृति से रह गया। पहले तो डाक के माध्यम से होते थे सारे काम, अब फ़ोन के माध्यम से होते हैं। तो हमारे पास हस्तलेखन सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है तथा इसे रेखा चित्र, स्केचिंग, चित्रकारी, फोटोग्राफी जैसी कला के अन्य रूपों की तरह समान महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये वाला गद्यांश था, आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि लेखक की मुख्य चिंता इनमें से कौन सी है कि किशोर हस्तलेखन की कला भूल गई है।
किशोर संचार हेतु सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, कि किशोर मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, कि किशोर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब आप इसमें कौन सा सही है, क्योंकि अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको पता होगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्योंकि पहले तो हम सारे काम डाक के माध्यम से करते थे, चाहे इसमें आपकी मार्कशीट ही क्यों ना है, अब तो वो भी डिजिटल हो गई है। और पहले सारे काम ये जो है डाक के माध्यम से होते थे। किसी को संदेश भेजना होता था तो आप पत्र जा लिखते थे, फिर जो जहाँ पर जाता था वो उसका उत्तर देता था। तो इस प्रकार से कई हफ्ते भी लग जाते थे। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसके बाद है लेखक की संपूर्ण सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टाइपराइटर किसके घूमती है? अब जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, क्योंकि टाइपराइटर की इसमें बात नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बिग के सर्वेक्षण के अनुसार कितने किशोर के पास कलम नहीं है? 100, 500, 800 कितने थे? और इसमें जो ऑप्शन ए भी है, तो यहाँ पर 100 क्यों हुआ है? क्योंकि 1000 जो सर्वेक्षण हुआ था 1000 लड़कों का, तो उसमें से 10% के पास जाए कलम नहीं थी। इसके बाद है एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई, तो लेखक को अगरदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ। इस पद का मतलब क्या है? वेदना, उलझन, प्रसन्नता, दुख, चिंता। एक बड़े कार्ड जो है उस पर हस्ताक्षर करने की बात आई, तो लेखक को अगरदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, उलझन की स्थिति, वह उस समय उलझन की स्थिति में, क्योंकि वह सभी कार्यों को कंप्यूटर फोन के द्वारा करता है और उस समय पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कार्ड पर कलम से क्या लिखा जाए। तो इस प्रकार से वो उलझन की स्थिति में था, क्योंकि जब आप सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं डिजिटल रूप में, और आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया जाए तो आपको बहुत सोचना पड़ सकता है। इसके बाद है लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कामकाज का सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? पढ़ना, हस्तलेखन, फोटोग्राफी, रेख चित्र बनाना, स्केचिंग। तो कौन सा कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? और यह है पढ़ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं राज्य से, परिवार से, समाज से या शिक्षक से होंगी। तो शिक्षण जो संस्थान है इसमें आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी ही अपेक्षाएं शिक्षक से रहेंगी कि शिक्षक जो उन समस्याओं को दूर करवाए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। तो कौन से वाला सही है? अब इसमें जो सही जो है ये ऑप्शन सी को माने गए हैं कि यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ताकि जो परीक्षण जो है उनका सही तरीके से गणना की जा सके। इसके बाद है एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित होता है? निदान, उपचार, निर्देश या प्रतिपुष्टि। अच्छे शिक्षण के लिए, अच्छे शिक्षण के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर आएंगे तो इन सभी को माना गया है। जैसे कोई भी काम है बिगड़ जाता है तो पहले आप उसकी खोज करते हैं कि किस कारण से हुआ है, फिर उसका उपचार होगा, निर्देश होगा, प्रतिपुष्टि होगी, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है, प्राप्त अंक को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, या यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन है तो 2, 3 और 4 इसमें आ जाएंगे। प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रस्तावित करता है, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है और परीक्षा के डर को कम करने में सहायता
करता है, तो ये आ जाएंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? किसमें सहभागी अनुसंधान के बारे में? इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है तो ऑप्शन सी वाला, लोगों को विशेष मानने पर जोर देता है, तो इसी कारण से ये सही नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, तो इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? अनुसूची को, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार या फिर प्रश्नावली? तो किसको वरीयता दी जानी चाहिए? और यह है निर्धारण मापनी। एक निर्धारण मापनी किन्हीं वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रात्मकता का वह संकलन है जिसके अंतर्गत वस्तु इस मात्रा पर मापी जाती है। आजकल मापने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों की गुणवत्ता को मापना हो तो इसके लिए जैसे IMDb, याहू मूवीज, अमेजन.com, opinion.com, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु अनुसंधानकर्ताओं को निर्धारण मापनी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हो APA शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है? छोटी कृतियां जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें, लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें। लंबी कृतियां जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें। तो संदर्भ सूची पृष्ठों को वर्णानुक्रम में चयन करें। और यहाँ पर जो है ऑप्शन, अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। 2, 3 और 4 इसमें आ जाएंगे। तो इसमें बड़ी कृतियां जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें, लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, जर्नल के शीर्षक के सभी बड़े शब्दों को बड़ा करके लिखें। वैसे जो है यहाँ पर इनका ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। डाटा शेयरिंग नीति, शोध प्रारूप, सत्ताधिकार या पेटेंट नीति? कौन सी? जो ऑप्शन बी में है, शोध प्रारूप। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। तो कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? और जो ऑप्शन सी में है, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता और उदाहरण प्रस्तुत करना, ये दोनों यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी, इनके बारे में, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, अब इनके बारे में जो सही है ऑप्शन जो बी में दिया गया है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसके बाद है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में
यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट या मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर लर्निंग दैट प्रेजर इन। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक, और ये जो ऑप्शन डी में है तो ये था लर्निंग दैट प्रेजर विद इन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। तो सेमिनार की विशेषताएं होती हैं, यह एक अकादमिक अन्वेषण का प्रकार है, इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं विवाद ये शामिल है, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो कौन सा सेमिनार की विशेषताएं हैं? सेमिनार की जो विशेषताएं बताई गई हैं जो ऑप्शन ए में है, अकादमिक अन्वेषण का प्रकार है, प्रश्न करना, चर्चा और वाद विवाद शामिल होते हैं, इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता है। तो इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, तो ये नहीं माना गया है। इसके बाद है ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, धुआं निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी के तेल वाले हीटर। तो जो ग्रामीण जो घर होते हैं, गांव के जो घर हैं, इनमें प्रदूषण के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जैसे किसी के घर में चिमनी होती है, क्योंकि अब तो लगभग जो है सभी की हो गई है, तो जो प्राचीन जो समय था, पुराना समय, तो उसमें जो है क्योंकि लकड़ी से जो खाना बनाया जाता था तो धुआं भी अधिक होता था, चिमनी की सुविधा भी नहीं होती थी, और साथ में मिट्टी का तेल जो उसका प्रयोग होता था, क्योंकि जो उस समय जो प्रयोग में आते थे, क्योंकि जैसे आज के समय में तो जहाँ बिजली का प्रयोग होता है इंडक्शन का या सिलेंडर गैस भी आ चुकी है, लेकिन पहले जब मिट्टी का तेल का प्रयोग होता था तो जो स्टोव जो होते थे उसमें। इसके बाद है राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान RUSA के निम्नलिखित में से उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्था सृजित करना, अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालय में अधोस्तरण करना। पुट वाला क्वेश्चन है, सही कौन सा है इसमें? अब इनमें अगर हम सही को देखें तो ऑप्शन जो सी है इनको माना गया है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, और वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्था सृजित करना। तो ये 3 है। चौथे को अगर हम देखें तो अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधस्थान करना, तो यही नहीं है। इसके बाद एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होगा, निर्धारित नहीं, 4, 5, 6 या फिर जो 65 साल की आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात इनमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 165, इसके अंतर्गत राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, और इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बने रहता है, जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पद से कभी भी त्यागपत्र देकर कार्यमुक्त हो सकता है, लेकिन रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक, क्योंकि यहाँ पर राज्य की बात है। जैसे राष्ट्रपति सेंटर में होता है, तो ऐसे राज्य में राज्यपाल प्रमुख है, राज्यपति जो होता है वही शर्त वगैरह दिलाता है। इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा सीटें इनमें किसकी हैं? और इनमें जो है ये जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की है 48,
और पश्चिम बंगाल की कितनी है, इनकी 42 है। और तमिलनाडु इनकी 39 है। और राजस्थान की 25 है। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश की होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो है नहीं, अगर होता तो उत्तर प्रदेश की होती है 80 सीट, सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन निवेशी अर्थात इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी? ऑप्शन ए वाला मॉनिटर, क्योंकि एक आउटपुट डिवाइस माना गई है। इसके बाद इनमें से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। रासायनिक संदूषण, दावाग्नि, बिजली झकोंधना या भूस्खलन। तो प्राकृतिक खतरा नहीं है, कौन सी? ऑप्शन ए वाली, क्योंकि दावाग्नि, बिजली जो चमकती है, ये भूस्खलन होने सारे प्राकृतिक है, लेकिन ये रासायनिक जो प्रदूषण वगैरह है ये सारे मनुष्य के हैं, मनुष्य के द्वारा ही करे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। मेल मर्ज, कॉपी, मेल ज्वाइन या मेल इंसर्ट। तो MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है मेल मर्ज। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। ओजोन, कीटनाशक, पारे या शीशे के कारण। तो किस प्रदूषक के कारण मनुष्य को कैंसर हो सकता है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये है शीशे के कारण। इसके बाद है कंप्यूटर में बाइट में सामान्यतः शामिल होंगे। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होता है 10, 4, 8 या 16 बिट्स। तो एक बाइट में कितने शामिल होते हैं, और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये 8 बिट होते हैं, जिन्हें बाइनरी जो नंबर है, बाइनरी अंक, ये भी कहा जाता है। और बिट्स ये सबसे छोटी इकाई मानी गई है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद क्वेश्चन है NMEICT का अर्थ नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT है। तो ये जो NMEICT इसका मतलब, और इसका जो अर्थ है NMEICT मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन। जो ऑप्शन यहाँ पर बी में है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू, आई का मतलब इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन से है। तो भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की यह योजना IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके बाद संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था किस में आती है। अवशिष्ट शक्तियों में, संघ, राज्य या समर्थित सूची में। तो संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था किस में आती है। लोक व्यवस्था जो है इसको माना गया है राज्य की सूची में। सामान्यतः लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, और प्रत्येक राज्य को इस मद में अपने विधान बनाने और उस पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इनसेट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप, वाइबर, गूगल टॉक वाला क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए वाला बनेगा, तो ये सभी सभी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट घंटा वर्ष के संदर्भ में सही बताना है। तो ये बिजली की खपत बतानी है यहाँ पर किलोवाट घंटा में, और इसमें अगर हम देखें ऑप्शन डी वाला रहेगा। सबसे पहले रूस, चीन, ब्राज़ील, सबसे बाद में भारत का स्थान है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एक्रोबैट रीडर, एमएस वर्ड, विंडोज या मोजिला फायरफॉक्स? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये मोजिला फायरफॉक्स, जिसको सार्वजनिक व्यक्तिगत हित के लिए विकसित किया जा सकता है। हालांकि सामान्यतः इसका कॉपीराइट किसी संस्था या व्यक्ति के पास होता है, जिसको किसी व्यक्ति के अध्ययन, परिवर्तन, वितरण या फिर किसी अन्य प्रयोग के लिए मुहैया कराता है। वर्तमान में मोजिला फायरफॉक्स, सीमंकी, थंडरबर्ड, क्रोम ये कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।